हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे पेट 2025 प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो दोस्तों, इसमें आज हम सब देखेंगे फुल प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो इससे पहले 2 सेट करवाया जा चुका है। यदि आप सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा एकदम एनालिसिस किया गया है। ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप सब अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो पेट का इम्पोर्टेंट आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी हो गया कितना साल, 3 साल। और इसके थ्रू आने वाला है वीपीओ का लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसी, लेखपाल, ठीक है, लोअर, बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू आएगा। ठीक है। तो पेट 2025 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब बुक को देखिए, पढ़ना तो कहीं से भी पढ़िए, बुक से भी पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक ले आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक ले आप सब के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये आपका तीसरा टेस्ट है। ठीक है। तो 2 टेस्ट इससे पहले करवाया जा चुका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन सा था। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा बेस्ट, उसको बोलते थे हवलदार। तो शिवाजी की सेना में जो सबसे लोअर श्रेणी का जो अधिकारी होता था ना, उसको क्या बोलते थे, हवलदार। ठीक है। अब शिवाजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनके सेना के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो शिवाजी की जो सेना का मुख्य भाग था ना, वो क्या था, पैदल और घुड़सवार। ठीक है, दोनों था, पैदल था और घुड़सवार था। जो शाही घुड़सवार थे ना, उसको बरगीर कहते थे। क्या बोलते थे, बरगीर। किसको, जो शाही घुड़सवार होते थे शिवाजी के सेना में, जो शाही घुड़सवार होते थे उसको क्या बोलते थे, बरगीर। ये शब्द याद आपको होना चाहिए। ठीक है। और जो संपूर्ण सेना का जो प्रधान होता था, उसको क्या बोला जाता था, उसको सर ए इम्पोर्टेंट बहुत, सर ए नौबत, नौबत बोला जाता था। ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में जो संपूर्ण सेना का जो प्रधान होता था, उसको क्या बोला जाता था, सर ए नौबत। बरगीर किसे बोलते थे, आप सब बताइए। तो जो शाही घुड़सवार होते थे ना, उसको शाही बरगीर। और जो सबसे नीचे सेना का जो अधिकारी होता था, उसको हवलदार बोलते थे। ठीक है। इतना 3-4 पॉइंट आप सब याद करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस भाषा में किया गया इसकी रचना, तेलुगु भाषा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप सब जानते रहें कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय, इनका अगर समय की बात करें तो 1509 से लेकर के 1529 तक। ठीक है, इनका शासनकाल, सबसे महान शासक थे। ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे ना, विजयनगर साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के कितने कवि होते थे, 8 लेखक। ठीक है। और इन 8 लेखकों को क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इन 8 लेखकों के क्या बोला जाता था, अष्ट दिग्गज बोला जाता था। ठीक है। और कृष्णदेव राय को और किस नाम से जाना जाता था, इनको क्या बोला जाता था, आंध्र भोज। आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो इतने सारी बातें आप सब याद कर लीजिए। तो इसकी रचना किस भाषा में, तेलुगु। और कृष्णदेव राय के मतलब समय में या इनके शासनकाल में कितने कवि रहते थे, लेखक रहते थे, 8। और इन 8 को क्या बोला जाता था, अष्ट दिग्गज। और कृष्णदेव राय को और किस नाम से जाना जाता था, आंध्र भोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सुमेलित करना है कि एक तरफ दिया राजवंश एक सूची में और दूसरे सूची में उसकी राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, ये अपनी राजधानी किसको बनाए थे, कन्नौज को बनाए थे। ठीक है।
और चोल अपनी राजधानी किसको बनाए थे? तंजौर को, ठीक है। और परमार अपनी राजधानी किसको बनाते? धारा को। और सोलंकी अपनी राजधानी किसको बना? अच्छा, सोलंकी को चालुक्य भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन थी? अनिलवाड़। तो देखिए यहाँ पर जाएगा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। DACB किस ऑप्शन पर है? DACB ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी पर है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सबको बता दें कि जो प्रतिहार वंश था इसकी राजधानी कौन थी? कन्नौज। और यहाँ का राजा कौन था? शासक कौन था? यहाँ का शासक था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और प्रतिहारों की राजधानी तो आप सबको पता चल गया, ठीक है। और चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और तंजौर का राजा कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय यहाँ का शासक था, ठीक है। दूसरा आपका है परमार की राजधानी कहाँ थी? धारा। और यहाँ का राजा कौन था? उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है, उपेंद्र या कृष्णराज। और सोलंकी कहिए चालुक्य कहिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़। और यहाँ का राजा कौन था? मूलराज प्रथम, ठीक है। तो ये राजा का भी नाम याद कर लीजिए, हो सकता है एक तरफ दे दिया राजवंश, एक तरफ दे दिया जाए उसका राजा का शासक या राजा का नाम, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? मतलब ऐसा है, आप सब अभिलेख बताइए जिसमें दोनों का जिक्र मिलता है। तो ये है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम का जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उल्लेखित है। मतलब नचिकेता और यम के बीच कौन सा ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर इसका उल्लेख है? तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कंठोपनिषद से। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी। और एक आप सबसे पूछता, मुंडकोपनिषद से क्या मिलता है? जो आप सब देखते होंगे ना, जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो किस उपनिषद से मिलता है? मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और जो ये आपका है कंठों, और इसी से कंठोपनिषद से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिया गया। जो ओम शब्द है, ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर लिया गया है? यहीं पर लिया गया कंठोपनिषद से। और कंठोपनिषद में ही नचिकेता और यम का प्रसिद्ध संवाद का भी जिक्र हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि ओम शब्द का पहली बार जिक्र कहाँ है? कंठोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, वह कौन सा है? आपको घटना बताना है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन हुआ, मतलब देश का विभाजन किस घटना से हुआ? तो है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। मेन रीजन यही था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम जिक्र करें, ठीक है, एक नाम आप सुनेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। देखिए, मार्ले अलग है, मिंटो अलग है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लें। मेन जड़ यही थे कि मार्ले ने मिंटो से एक स्टेटमेंट कहा था, वो आप सबको याद होना चाहिए। मार्ले ने मिंटो को सत्य ही लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बोल रहे हैं, ठीक है, और इसका परिणाम भीषण होगा। ये कौन बोला है? मार्ले ने। किससे बोला? मिंटो से। कि हम किसका बीज बो रहे हैं?
नाग के दांत का बीज बो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया? तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो स्टेटमेंट बेस होगा, तो देखिए उपयुक्त में से स्टेटमेंट बेस है। कह रहा कि कौन सा सही है, आपको सही बताना है। ठीक है, तो 7 में आप सबको सही बताना है। तो इसमें सही कौन सा? कह रहा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के क्या आह्वान किया? क्या सरकारी कर्मचारी को त्याग देने को कहा? नहीं, महात्मा गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि जो सरकारी नौकरी करें वो अपना नौकरी त्याग दे, ऐसी कोई बात नहीं था। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि सैनिकों को अपने पद से छोड़ने को कहा? नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, कि जो सैनिक हैं वो अपने पद से छोड़ दें। और राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्व स्वीकार करने को कहा? ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। अभी देखते हैं। ठीक है, तो आप सब जान रहे हैं केवल कौन सा सही है? थर्ड वाला। और यहाँ पर जिक्र कर लेते कि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, आप जानते हैं कि ये आंदोलन अगस्त में हुआ था। देखिए 8 अगस्त को। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रहे, क्योंकि किस में हुआ था? अगस्त में। अब इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहे थे महात्मा गांधी जी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी ना छोड़ें। ठीक है, लेकिन वे क्या करें? कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा करें। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो सरकारी नौकर हैं वो नौकरी करते रहें, लेकिन उनका जो निष्ठा है ना वो कांग्रेस के प्रति रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा कि त्याग पत्र दे दे। ठीक है, त्याग करने को नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने को कहा। दूसरी बात, उन्होंने सैनिकों के बारे में क्या कहा कि सैनिक अपने पद को ना छोड़ें। ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन उन्होंने और कहा कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। सैनिकों से आह्वान किए महात्मा गांधी जी, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। न कि उन्होंने कहा कि सरकारी जो सैनिक हैं वो नौकरी छोड़ दें, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो सैनिक हैं वो भारतीयों पर गोली ना चलाएं, इनकार कर दें। ठीक है, और तीसरी बात जो थी, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुत्व को स्वीकार करें। ये तो बात सही है, ये बात कहे थे। और एक स्टेटमेंट है वो भी आप सब पढ़ लीजिए, चौथा स्टेटमेंट छात्रों के लिए बोले थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने कहा था कि छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी की घोषणा हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रहें। ठीक है, तो ये छात्रों के लिए भी बोला। तो यहाँ पर कौन सा केवल सही है? तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ओनली कौन सा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। वहाँ से क्वेश्चन आप सबसे बनेगा, आप सब केवल ध्यान से सुने ना, आप सबको बहुत सारा याद हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा पार्टी बनाया था? तो स्वराज पार्टी। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए जो स्वराज पार्टी था ना, ये मार्च 1923 में गठित किया। तो महीना भी आप सब याद कर लीजिए, कब? मार्च 1923। और जो स्वराज पार्टी था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, ये अध्यक्ष थे, पूछा जाता है आपसे। और जो इसके प्रेसिडेंट थे, आपका सत्य सचिव जी थे, उसको कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू ये सचिव थे,
और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और इसके अतिरिक्त आप सबसे पूछा जाता है, अब ये तो एग्जाम में जान गया कि आप सब अध्यक्ष सचिव याद कर लिए, ये भी पूछता है एग्जामिनर कि इसके सहयोगी कौन थे। अब इसके सहयोगी में कौन कौन आते हैं? विट्ठल भाई पटेल आते हैं, ठीक है, और कौन आते हैं? EMR जयकर आते हैं, ठीक, और पूछता है मदन मोहन मालवीय जी आते हैं और आयंगर साहब आते हैं। तो ये सब इनके सहयोगी थे। तो सहयोगी को भी आप सब याद करते चलें, क्योंकि अब ये अध्यक्ष सचिव से पूछना बंद कर दिया गया है, अब डीप में क्वेश्चन पूछने लगा आयोग, ठीक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत संगठित किया गया। तो अभिनव भारत कहाँ पर संगठित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर इसका संगठन हुआ था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आपको बता दें कि विनायक दामोदर ने किसने? विनायक दामोदर ने 1800, एक मिनट, कब? 1899 में, ठीक है, 1899 में मित्र मेला एक संगठन बनाया। कौन? मित्र मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि मित्र मेला कब बना? 1899, ठीक है। और यही मित्र मेला आगे चलकर कब? 1904 में एक संगठन बना नया, जिसका नाम था अभिनव भारत, और इसका गठन कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक में। अगर महाराष्ट्र नहीं देता तो नासिक दे देगा, आप जानते हैं नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और विनायक दामोदर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनके बुक है, तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बुक कई बार पूछा गया विनायक दामोदर से, याद कर लीजिए, ठीक है। और कभी कभी आप सबसे पूछता जाता है कि जो अभिनव भारत था, इसका जो शाखा था कहाँ कहाँ था? इसकी शाखा सबसे पहले महाराष्ट्र में तो इसको खोला गया था। इसके ब्रांच कौन था? मध्य प्रदेश में भी था, ठीक है, और ब्रांच की बात करें कर्नाटक में भी था, और इसका तो मेन हेड कहाँ था? महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी आप सब याद कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? BD सावरकर का इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। इतने सारी बातें आप सब एक क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करक निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना किया? तो दोनों की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, ठीक है। और कब स्थापना हुआ था ये तो पूछ लिया, ये स्थापना कब हुआ था? 1876 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछ रहा है कि पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है, जो पार्क लैंड है ना, इसकी क्या विशेषता है? तो ये क्या है? सवाना की, मतलब जो पार्क लैंड वनस्पति ना कहाँ पाए जाते हैं? सवाना की वनस्पति है, ठीक है। आप सबसे पूछता है बहुत सारे, जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये सब पूछता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से आप सबको बता दें। जैसे सवाना, सबसे पहले यही सवाना, ये सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, ठीक है। एक है कंपोज, ठीक है, कंपोज भी आप सबसे पूछा जाता है। तो कंपोज भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एक कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। एक है लानोस, और लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में, ठीक है। और सवाना घास के मैदान को ही क्या बोला जाता है? दक्षिण अफ्रीका में वो एक वहाँ का स्थानीय भाषा है, जो स्थानीय भाषा में इसी को क्या बोलते हैं? पार्क लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सवाना का जो घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, स्थानीय भाषा में इसी को क्या बोला जाता है? पार्क लैंड। और कुछ आप सबको महत्वपूर्ण घास के मैदान भी बता दिए कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये तो उष्णकटिबंधीय है। और इसी वक्त एक और जिक्र कर ले, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे प्रेयरी, ये ना प्रेयरी किस प्रकार के घास के मैदान है? शीतोष्ण, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। पंपास, ये भी पंपास कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक कहाँ पाया जाता है? पंपास, अर्जेंटीना में, ठीक है। एक है वेल्स से पाया जाता है, वेल्स से,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एक आपसे से पूछा जाए डाउन्स, ये तो सबको याद होगा। ये डाउन्स भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। एक और पाया जाता है स्टेपी। स्टेपी, तो स्टेपी भी उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कहाँ पाया जाता है? रूस में। ठीक है, तो ये सब कुछ घास के मैदान है, आप सबसे पूछा जाता है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। ठीक है, और जो डेसिबल पैमाना, इससे क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, और पीएच से क्या मापा जाता है? जैसे एसिड और बेस, मतलब अम्ल और क्षार मापा जाता है। ठीक है, और सेल्सियस पैमाना से क्या नापा जाता है? टेम्परेचर नापा जाता है, ताप नापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सबको मिलाना। तो एक तरफ दिया है सूची 1, एक तरफ दिया सूची 2। एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति, मतलब कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो आप सब मिला सकते हैं। देखिए, जो बाल्को है, ठीक है, तो बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में। तो बाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर खोला गया? कोरबा। और कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में। ये तो सबको याद होगा। और रेणुकूट कहाँ है? सोनभद्र में, यूपी में ही है। ठीक है, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये कहाँ पर है? हीराकुंड में। और आप जानते हैं हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। और नालको कहाँ है? एक छूट रहा है भाई, कोरापुट। और कोरापुट कहाँ है? ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका लोकेशन सबको याद होना चाहिए। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? 2413। तो 2413 कहाँ पर? बी ऑप्शन पर है, 2413। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवस्थिति है, उसके संदर्भ में उसका राज्य का नाम भी आप सबको बता दिए। एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे, सबको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गर्म जल स्रोत, एक तरफ दिया उसका लोकेशन। ठीक है, आप सबको नहीं पूछा है, ध्यान में रहे। ठीक है, तो मणिकरण, मणिकरण जो गर्म जल स्रोत है, क्या हिमाचल प्रदेश में है? तो बिल्कुल बात सही है, ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत क्या जम्मू कश्मीर में है? नहीं, यही बात गलत है। तो ज्वालामुखी जो गर्म जल स्रोत है ना, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ना कि जम्मू कश्मीर में। और अनहोनी जल स्रोत का मध्य प्रदेश में, और तप्त पानी जल स्रोत का उड़ीसा में है। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन ये ज्वालामुखी वाला जो है ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, और अगर आप सबसे लोकेशन पूछे ना कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो किस जिले में, तो कांगड़ा जिला एक है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य कौन सा नहीं है? स्पेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए, आप सबने पढ़ा था केरल। ठीक है, तो केरल में ऑप्शन है नहीं। केरल की जो साक्षरता दर है ना, सबसे अधिक है पूरे भारत में। और बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 93.91, मतलब 93.91%। और बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 63.82, 63.82%। एक इसकी साक्षरता दर है बिहार की। तो लेकिन आप सबको ऑप्शन में से बताना सबसे सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इसका आंसर बन जाएगा मणिपुर का। इस ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबको देखिए, तो एक तरफ दिया है योजना, और उसका जो मतलब योजना कब आया था उसका सन दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, सूची 1 में योजना, सूची 2 में उसका सन।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आया था? 2001 में आया था। तो पहला वाला किस पर जाएगा? 4 पर, ठीक है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। ये कब आया था? 1999 में आया था। तो एक इस पर जाएगा 3 पर। रोजगार गारंटी योजना एक कब आया था? या था 1993 में, ठीक है। तो एक किस पर जाएगा? 2 पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एक कब आया था? सन 2000 में। तो एक किस पर जाएगा? 1 पर। 4321, तो 4321 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पर, 4321, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन से 4 योजना आप सबका तैयार हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नहीं को आपको बताना है। तो देखिए, तेल शोधनशाला क्या उत्तर प्रदेश के मथुरा में है? बिल्कुल बात सही है, मथुरा में है, ठीक है, जिसके माध्यम से ताजमहल काला हो रहा है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं, देखिए उर्वरक संयंत्र लखनऊ में थोड़ी न, आंवला में है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी नहीं है लखनऊ में। कालीन उद्योग भदोही में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का उत्पादन सोनभद्र के रेणुकूट से होता है, ये भी बात सही है। तो उर्वरक का काम लखनऊ में नहीं है, उर्वरक संयंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगर इसका समय पूछ लें कि इसका समय कब से कब था, तो 1974 से लेकर के 1978 तक था, 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? मतलब ऐसा बैंक का नाम बताइए जो कृषि से संबंधित ऋण देता हो, ठीक है। तो कौन सा बैंक है? नाबार्ड। अब नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप सब याद कर लीजिए नाबार्ड से, और नाबार्ड से क्वेश्चन बनता है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या है? कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कह रहा कि सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। क्या सभी व्यक्ति बन सकते हैं? देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य कैसे बन सकते हैं? सभी व्यक्ति में छोटे बड़े सब आ जाते हैं ना, तो ये बात गलत है। सभी व्यक्ति थोड़ी नहीं हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो और पंचायती राज का सदस्य बन सकता है, ये बात गलत है, ठीक है। ये भी बात गलत है। ऐसा थोड़ी नहीं जो विधानसभा का सदस्य का योग्यता ना रखे तो कैसे बन सकता है? 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही देखिए यहाँ लिख दिया ही पंचायती राज के सदस्य ले सकते हैं, नहीं। देखिए, पंचायती राज की सदस्यता के लिए इसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है कि 25 वर्ष, ठीक है। तो मिनिमम एज कितना होता है पंचायती राज में? 21 वर्ष, ना कि 25 वर्ष, ठीक है। आगे क्या है? वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधान सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, पंचायती राज सदस्यता के लिए आहर मतलब योग्य है, बिल्कुल बात सही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब गलत है, तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम एज कितनी जरूरत पड़ती है? 21 साल, ना कि 25 साल, ठीक। तो इसमें सही पूछा था, तो 21 का सही कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्या है? कह रहा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है?
तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वही इसका डिसीजन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल पूछे किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, ठीक है, तो आप आर्टिकल क्या बताएंगे? तो इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 110। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल में, एक आ गया 110 क्लॉज 3 में बोला गया है। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात बोला गया कि जो धन विधेयक है ना, दोबारा राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। एक किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 109 क्लॉज 1 में बोला गया है कि जो धन विधेयक है दोबारा लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन अनुपस्थित है तो उसको क्या घोषित किया जा सकता है? अयोग्य। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो यहाँ देखिए कोट दिया है। ठीक है, आप सबको इसमें बताना। तो विधि के शासन, ठीक है, तो 24 का देखते हैं कि शक्तियों का परिसीमन, ये आता है विधि के शासन के अंतर्गत। ठीक है, और विधि के समझ समता, ये भी आता है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी बात सही है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा, चौथा। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आप जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो 25 का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कह रहा कि एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट किससे बीमारी होती है, ये आप सबको बताना है। ठीक है, तो एथलीट फुट किसके माध्यम से होता है? फफूंद के माध्यम से। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी, फफूंद। एक मिनट, तो किसके माध्यम से होता है? फफूंद के माध्यम से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है। अगर अगर बात करें किसके माध्यम से होता है, तो एक होता है टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ठीक है, और इस कवक से और कौन कौन सा, फफूंद से और कौन सा होता है रोग? तो एक होता है दमा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब होता है। अच्छा, गंजापन जो होता है ना, किसके होता है? तो टीनिया कैपिटिसिस से होता है गंजापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी पूछा है, तो ये आप बताएंगे पिट्यूरी ग्रंथि। पिट्यूरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे बड़ी, और इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? मतलब मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? ठीक है, 28। तो किसका नाम है? TNG। TNG का नाम क्या है? नोबल तेल। और इसके जो खोज करता है कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और कब खोज किए थे? 1846 में, 1846 में। ठीक है। एक TNT जो है ना, ये भी एक विस्फोटक है। ठीक है, जिसका नाम है ट्राई नाइट्रो टाइलून। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 29 तैरने की तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है।
तो किसके कारण ये होता है? जैसे कभी कभी होता है ना, तैरने के तालाब में जो तैरने से मनुष्य की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। किसके कारण ऐसा पॉसिबल है, तो ये बताना है। तो क्लोरीन के कारण, ठीक है, जब पानी में किसकी मात्रा ज़्यादा हो, क्लोरीन की, तब ऐसा होता है। आगे देखिए, केल्विन तापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या, केल्विन में बताना है। ठीक है, तो केल्विन में मानव का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 310 दशमलव कितना होता है, 15 एग्जैक्ट ए है। ठीक है, और सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पे होता है 37। ठीक है, सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। रईयूमर की बात करें तो रईयूमर पर कितना होता है, 29.6। तो अलग अलग देखिए, अलग अलग पैमाने पर जो टेम्परेचर होता है ना, अलग अलग होता है। तो सबका बता दिए, आप सब एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। 7/10 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखिए आप सबको क्या करना है, 7 में 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब 11 से 7 में डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, 0.66, यही आता रहेगा, 6 3 6 3 और 6 3। तो आप क्या करेंगे, 6 3 पर बार लगा देंगे। ठीक है, तो भाग आप सब कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या यक्स है, यक्स मान के कहते हैं। ठीक है, आसान है। अब देखो, जैसे जैसे कहा है ना, वैसे वैसे कीजिए। कह रहा है कि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, तो अगर संख्या हमारा एक्स का है तो एक्स का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। अब कह रहा है कि 2 गुना हो गया, अब इसमें 20 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दीजिए, और कह रहे वही उत्तर मिलता है। कौन सा, जो उसी संख्या को 8 गुना करके, अभी एक्स को 8 गुना करेंगे क्या मिलेगा, 8x। और गुणनफल में से 4 घटाने पर इसमें से 4 घटा दीजिए। अब इसे को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए -4 इधर आ गया प्लस, ए प्लस इधर जाएगा माइनस, तो इधर 20 इधर 4, तो इधर क्या बचा 24। और 8x में से 2x जाएगा, कितना x मिलेगा, 6x। काटोगे 6 6 6 चौका 24, तो x बराबर कितना मिल गया, 4। तो बी ऑप्शन पर लिखा है 4, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक इतना का वर्गमूल निरूपित करता है। तो वर्गमूल निकालना है। देखिए, अगर आपको वर्गमूल निकालना, सबसे पहले अंडर रूट का चिन्ह यूज करेंगे ना, 3 की पावर 34 और प्लस 3 की पावर 35। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल हो गया। अब आप जानते हैं कि दोनों में से कॉमन कौन सा है, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 34 या 35, तो अब मिनिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 34। ठीक है, तो इसके स्थान पर कितना बचा, 1, और इसके स्थान पर कितना बचा, 3। ठीक है, तो आगे क्या होगा, देखिए 1 + 3 कितना होगा, 4, तो 3 की पावर 34 इंटू 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 4, और 3 की पावर 34, तो 34 का आधा कितना होगा, 17 होगा, तो 3 की पावर 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 17। सॉरी, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 17। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर जाएगा, सी पर। ये भी आसान ही है, आप सब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज से क्वेश्चन है, कह रहा कि ये आप सबको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। ध्यान से पढ़िएगा, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर दिया है, और 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया।
ये आप सबको करना है। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं कैसे आपको करना है। सबसे पहले 11 पारियों के बाद कुल स्कोर, तो 11 पारी के बाद कुल स्कोर। ठीक है, तो कुल कितना बनाया है 52 औसत और 11, तो आप करेंगे 52 इंटू 11, 52 इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 572। ठीक है, ये तो 11 पारी के बाद कुल औसत हो गया। अब इसके बाद 13 पारी है ना, 13 पारी के बाद कुल औसत निकाल लीजिए। तो 13 पारी के बाद तो 13 इंटू कितना हो गया था औसत, 54 हो गया था, 54, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 702 आ जाएगा। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिए 12वीं और 13वीं पारी का स्कोर कैसे निकालेंगे, तो 12वीं प्लस 13वीं पारी का स्कोर कैसे निकालेंगे, तो 13 पारियों के औसत में से 11 पारी का औसत घटा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो 13 पारियों का कुल औसत माइनस और 11 पारियों का कुल औसत, तो 13 पारियों का कुल औसत कितना है 702 और 11 पारियों का कुल औसत कितना है 572, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा कितना 130। ठीक है, तो इसका अभी कितना आया 130 आया स्कोर। अब 12वीं पारी का अब इतना आप सब लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब 12वीं पारी में रन मान लेते हैं कि 12वीं पारी में कितना रन बनाया, 1 रन बनाया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 13वीं पारी में कितना रन होगा, इससे कितना था 16 अधिक था, तो x प्लस कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड कर लीजिए, x प्लस 16 बराबर कितना टोटल आया था 130, x कितना हो गया 2x, और 130 में से 16 घटाएंगे कितना आ गया 114, तो 2 से भाग करेंगे 114 का, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 57। तो 57 किस ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर। तो इस प्रकार से आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा कि एक दवा पर्यवेक्षक इतना % दवाओं का दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है, तो 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं को जांच की जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए % का मतलब आपस में कितना होता है 100% होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर देखिए करेंगे, तो आप बताएंगे कि 0.05 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाई की जांच करेगा, 100 दवाई की जांच करेगा। ठीक है, तो एक दवा की जांच करने के लिए कितना दवा को खारिज करेगा 100/0.05। ठीक है, और आपसे एक नहीं पूछा बल्कि 4 पूछा, तो 4 करने के लिए गुणा कर दिए 100/0.05 इंटू 4, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा कितना 8000, तो 8000 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको अरियोध भी बोला जाता है, कि प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो प्रिप्रवास कई बार पूछा गया है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिप्रवास। ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ झरना दिया है, झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। प्रेम प्रलाप किसकी रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और अंधाई किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कर कि नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो नमक मिर्च लगाने का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 38 कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, तो सुक्त यहाँ दिया, सुक्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो सु प्लस उक्ति बराबर क्या होगा सुक्ति, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है। कह रहा कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, तो यहाँ पर मिस्टेक है कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह,
तो आप सबको बताना है। तो कहाँ पर मिस्टेक है? सदैव सच को बोलता है, यही पर मिस्टेक है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तब कर्मठ किसको बोलते हैं? तो कार्य में संलग्न रहने वाला, मतलब जो हमेशा काम में बिजी रहे, संलग्न रहे, उसको क्या बोलते हैं? कर्मठ। ठीक है। और जिज्ञासु क्या होता है? जो जानने की इच्छा रखता है, उसे क्या बोला जाता है? जिज्ञासु बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, शायद अब इधर शुरू होगा इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश आप सब पैसे देखिए, आप सबको दिखा देना, आप सब पढ़ लीजिएगा, हम आप सबको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है। आप सबको पहले ही बताए थे कि कोई भी, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उसका पैसेज पढ़ने से पहले उसका क्वेश्चन आप सब पढ़िए। हो सकता है ग्रामर वाला पोर्शन हो। ठीक है। बहुत सारा कभी कभी दे देता पूरा पैसा ना, ग्रामर का पोर्शन दे देता, तो पैसे पढ़ने बेकार हो जाता है। दूसरा फ़ायदा है, जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप सबको लगभग 70-80% क्वेश्चन याद हो जाएगा। जब पैसे पढ़ेंगे तो वहाँ से तुरंत आप सबका माइंड क्लिक कर जाएगा। ठीक है। कह रहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड। इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। कह रहा कि सी ओन विद, तो अंडरलाइन का खाली बताना है। तो इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? तो इसका बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिशिंग। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप सब खोजेंगे। ओवर, क्या लिखा हुआ? ओवरवेलमिंग। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि अभिभूत होना। ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? एस्ट्रोनोमिली, सॉरी, क्या लिखा है? एस्टोनोसिनिंग। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है चौंका देना। ठीक है। और जो कैचिंग लिखा है, कैचिंग का मतलब क्या होता है? आप सब तो इसको जानते हैं। ठीक है। और स्टालिंग, स्टालिंग का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कोई किसी को काम फरमा दे, है ना, काम करने कर दे, तो इधर टाल मटोल करे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों। जैसे आप सब कभी कभी पढ़ने में भी टाल मटोल करते हैं ना, कल पढ़ेंगे, आज शाम को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? तो है, हालुसिनेटिंग का मतलब होता है कि भ्रम में डालना। जैसे कोई बात ऐसे करना जो स्पष्ट ना हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा? भ्रम में डालना। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए, फिल करना है। यहाँ पर क्या रहेगा? द प्लेस इज ए इन्फेस्टेड। यहाँ क्या रहेगा? विद। ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? विद भरा जाएगा। और इसका मीनिंग जब आप सबको पता होगा ना, तो आप सब आराम से जान जाएंगे। इन्फेस्टेड मतलब क्या होगा? कि किसी चीज़ से ग्रस्त होना। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई रोग हो, तो रोग से ग्रस्त हो जाएगा ना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा? विद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन। तो यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये पैसेज से आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, में रिटर्न। द स्टूडेंट से, देखिए यहाँ पर पैसे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। ग्राम का पार्ट है। और देखिए नरेशन से, वी वांट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना। तो इसको, इन ए रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी, द स्टूडेंट सेज डैट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? दे वांटेड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। ठीक है। इसमें क्या करना है? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। 45 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। द पेशेंट आर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 and 6 PM। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा?
कि देयर रिलेटिव्स विजिट्स द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 and 6 PM। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। आप सबको ग्रामर आना चाहिए। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रीजनिंग है ना। कह रहा कि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा कि दूसरा हिस्से मतलब आधा हिस्सा। देखिए इसमें कुल कितना लेटर है, पहले काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कुल देखिए 22 यहाँ पर लेटर है। तो 22 लेटर का आधा कौन सा होगा? 11 लेटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर देखिए अब आधा, ये तो सेम टू सेम यही रहेगा। अब इसको उल्टा लिखना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या लिखना? उल्टा। उल्टा कैसे लिखेंगे देखिए बता देते हैं। तो इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या चीज़? 1। तो देख लेते हैं इधर 11 बचे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। 1 के बाद फिर @ उसके बाद क्या लिखेंगे? Q, उसके बाद L, फिर उसके बाद लाइन, उसके बाद B, उसके बाद X, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद Y, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद Y के बाद N, उसके बाद %। ठीक है। अब देखिए उल्टा कर दे जैसे क्वेश्चन में बोला था। अब आप सबको निकालना है, ठीक है। अब आप सब यहाँ देखिए प्लस से % कैसे आया, % का सैंपल। अब देखिए प्लस कहाँ पर है? प्लस यहाँ पर है, ठीक है। और % कहाँ पर है? % का सैंपल तो % तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा ना। तो प्लस यहाँ, % यहाँ है। 1 मिनट। देखिए सही था, ठीक है। एक बार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहीं से आप सबको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 @ ठीक है। उसके बाद Q, फिर L/B X प्लस YN, सही है। और %। अब देखिए यहाँ पर ए पार्ट, यहाँ हमने यह मिस्टेक कर दिया, प्लस से लिया, इसका देखेंगे। ठीक है। तो प्लस देखिए यहाँ पर है और स्लैश यहाँ पर है, ठीक है। तो प्लस में से 1 2 3 -3 करेंगे तब स्लैश आएगा, ठीक है। आप सबको बता दे रहे हैं यहाँ क्या आएगा? -3। अब देखिए % से 3 लाना है, तो % कहाँ पर है? तो % कहाँ पर है? % यहाँ पर है, ठीक है। और % से क्या लाना है? 3। तो 3 कहाँ पर है? सॉरी, % से डॉलर लाना ना कि 3 तो 2 वाले का ना। तो % से डॉलर लाना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -3 हुआ है, ठीक है। और 2 से लाना है 3, और 2 यहाँ देखिए 3 -3। इसका मतलब आप पहले ही समझ गए क्या सब में किया गया है? -3 किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप अस्थिर से अपने कॉपी पर लगाएंगे ना तो वहाँ अच्छे समझ में आएगा। तो अब इसमें से भी सब आप -3 कीजिए। तो @ में से -3 करेंगे तो देखिए यहाँ पर @ है ना, यहीं पर है। तो इसमें से -3 करेंगे तो कौन सा लेटर मिलेगा @ में से? तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? T। देखिए यहाँ पर है, तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो कौन सा मिलेगा? T। और T वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप सबको हम कॉन्सेप्ट बता दिए, आप सब एक बार 2 बार अपने कॉपी पर लगाइएगा, ठीक है। आ जाएगा आराम से। अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया ना, इसका देखिए एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेप परिणाम हो सकता है। कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट आप सबको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे। तो पहला दूसरा बोला कि किशोरों द्वारा दी जाने वाली
की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है और भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 का आपको बताना है। तो इसका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन सा परिणाम है और कारण आप सबको बताना है। तो किशोरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। और भाग दौड़ जिंदगी में आप जानते हैं आजकल तो यही हो रहा है, भाग दौड़ जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि कथन बी कारण है तो बी रीजन है ना, क्योंकि भाग दौड़ जिंदगी जब उल्टा सीधा रहेगा, जब अच्छे से जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा अच्छे से, तभी तो ए रिजल्ट आता है और ए उसका क्या चीज़ है, परिणाम है। तभी तो किशोर ऐसा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखने से भी पता चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 रीजनिंग है। देखिए पी का जो अगर प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो 16 है, आसान है। आई का कौन सा 9 है, फिर पी का 16 है, ई किस पर 5 पर है, तो प्लेस वैल्यू लिया गया है। तो कह रहे कि इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर पर यन यन किस पर होता है, 14, 14 का अंतिम अक्षर कौन सा, 4, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा कि सुबह 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो आप सबको न्यून कोण बताना है। तो आप सबको देखिए सॉल्व करके बता दें, एक फार्मूला आप सब याद कर लीजिए। तो यम बराबर कितना होता है, 2/11, ठीक है, और एच इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा। तो यम बराबर यम मतलब मिनट, मिनट वाला कितना दिया, 43 मिनट, तो 1 मिनट, तो 43 हम मिनट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो यम का वैल्यू कितना दिया, 43, 2/11, ठीक है, और एच मतलब हावर, कुल कितना हावर दिया, 6 घंटा। तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस थीटा का वैल्यू आप सबको निकालना ही है। ठीक है, ये आप सब सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 36 का 18, तो 43 बराबर 2/11 और 30 का और 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 180 प्लस माइनस थीटा। 11 का 43 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना, 473, 473 आ जाएगा। और 2 का 180 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 360 प्लस माइनस 2 थीटा। 360 को इधर ले आएंगे, 473 में से 360 घटाएंगे कितना आएगा, 113 आ जाएगा। और 113 का फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 थीटा है, तो आधा करेंगे आएगा 56 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो फार्मूला आप सब याद कर लीजिए निकालने वाला एंगल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कितना है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग है, तो क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बना देना वन डायग्राम। कह रहा कि सभी गुड़िया उपहार है, तो ऐसे डायग्राम बनेंगे, सभी ये मान लेते हैं गुड़िया है और इसको बना लेते हैं उपहार। सभी गुड़िया क्या हो गए, उपहार, और सभी उपहार जो है क्या चीज़ है, खिलौने हैं। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था जब आप अंदर से बाहर आएंगे तो सब वाला कॉन्सेप्ट सही होगा, और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला कॉन्सेप्ट सही होगा। कह रहा कि सभी उपहार खिलौने हैं। देखिए उपहार यहाँ, खिलौने बाहर, क्या सभी उपहार खिलौने हैं, अंदर से बाहर जा रहा है, तो बिल्कुल बात सही है। कुछ खिलौने उपहार है, तो कुछ खिलौने क्या है, उपहार है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कप से संबंधित है। कह रहा कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान जो गोल्ड कप है किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। ठीक है, और इससे बता दें कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी से, अच्छा हॉकी से कौन कौन सा कप आता है, जैसे आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी,
ठीक है। और ध्यानचंद ट्रॉफी ये सब किससे संबंधित है? हॉकी से। और क्रिकेट से कौन कौन सा कप आता है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बिरला ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से, ठीक है। और बैडमिंटन से कौन कौन सा ट्रॉफी आता है? तो इसके अंतर्गत नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन से है। तो कुछ कप का नाम हम बता दिए, आप सब ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आप जानते हैं एक इससे संबंधित है, मेजर ध्यानचंद से। और मेजर ध्यानचंद जी का एक आत्मकथा है, उसका नाम गोल, याद कर लीजिए। तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ऊंचे की बात कर रहा है तो ऊंचा में कौन सा? टिहरी डैम। और लगभग कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये कहाँ पर? टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी पर बनाया गया है, ठीक है। टिहरी डैम के बारे में इतना याद कर लीजिए, उत्तराखंड में भागीरथी डैम पर। और हीराकुंड बांध क्या है? तो ये किस नदी पर बना है? महानदी पर। और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, उड़ीसा में है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और एक है कलनाई बांध, ये आप सबसे पूछा जाता है, कौन सा बांध? कलनाई, ठीक है, कलनाई डैम। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भारत का सबसे पुराना बांध है, ठीक है। और किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है, कलनेरी बांध, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो भाखड़ा नागल बांध है ना, भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और किस नदी पर भाखड़ा नागल बना है? सतलुज। और कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो ये आप सब बता देंगे, आसान क्वेश्चन है। तो आबादी बढ़ना, जब आबादी बढ़ेगा तब आप सब वन काटेंगे, वन काटेंगे तो नगरीकरण होगा, ठीक है, और प्रदूषण बढ़ेगा, ये सब तो होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? वियना में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को, ठीक है, वियना में 29 जुलाई 1957। इसमें कुल कितने देश है? 167 देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कर की पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है ना, ये किसकी मुद्रा है? मकायू की, ठीक है। और कुछ देश की मुद्रा आप सब याद कर लीजिए। पानामा, किस देश? पानामा जो है ना, इसकी मुद्रा क्या है? यूएसए डॉलर, पानामा की मुद्रा है, ठीक है। और लाओस की मुद्रा क्या है? लाओसियन किप, ठीक है। और मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? मैक्सिकन पेसो। और मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? पटाखा, जो आप सबको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? करके निम्नलिखित भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के पद पर्यंत बना रहता है, ठीक है। 58 क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नहीं यहाँ पूछा है 58 में, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ में, बिल्कुल बात सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, ये भी बात सही है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद नहीं, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, ठीक है, ना कि इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अकबर का किला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ये आप सबको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया? तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? स्वाति डिंगरा, याद कर लीजिए, ठीक है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया गया था? तो जो 61 का आंसर कौन सा बन जाएगा? गांधीनगर, ये कहाँ पर? गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था? मालदोवा के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। कह रहा कि द पाथ दैट एंड्स एज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया? तो कौन सा संस्था जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी। किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो 2023 वाला कौन जारी किया था? यूनेस्को ने। ठीक है। और नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 65 का ऑप्शन बन जाएगा लिथुआनिया में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसे सब संस्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 66 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बरेली में। हाल में उत्तर प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था? तो किसने दिया गया था? 7। ठीक है। जिसमें से अमरोहा का ढोलक, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हथकरघा, संभल का हैंडक्राफ्ट, ऐसे से 7 थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट मतलब जो अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को मैग्नेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 68 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? लखनऊ। तो लखनऊ को मैग्नेट शहर, आप जानते हैं यहीं पर एआईसीटी भी बनाया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जघन्य अपराधियों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जघन्य अपराधियों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया पुलिस ने? ऑपरेशन कन्विक्शन। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए हिंदी का पैसेज है। ठीक है। आप सब पैसेज को पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको हमेशा कहते हैं, आप सब पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर पैसेज को। ठीक है। आंसर हम बता दे रहे हैं। कौन सा वक्तव्य सही वक्तव्य कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद के घर का वातावरण वैसा होता, यही बात क्या है? सही है। निम्नलिखित में वक्तव्य सही नहीं है, तो नहीं आप पूछा है। ठीक है। तो पहला ही है, गुरु जी राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओत प्रोत थे। ओत प्रोत लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 73 कर के गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? जब आप शीर्षक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे इसका शीर्षक मैथिली शरण गुप्त का काव्य, यही शीर्षक है। 74 का गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? आप सब जब पढ़ेंगे तो ये भी आप सबको मिलेगा। ठीक है। तो जन काव्य, ये शब्द आप सबको नहीं मिलेगा। 75 क्या है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि माने थे? ये तो आप सब ग्रामर में भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक किनके अंतर्गत आ जाएंगे? गांधी युग के। ठीक है। आप जानते हैं आप सबका पैसेज 2 पैसेज आएगा, जिसमें 5 + 5 मतलब 10 नंबर का पैसेज और 5 नंबर का इंग्लिश। तो ये भी देखिए पैसेज ही है, ये भी बड़ा पैसेज है। ठीक है। एक पैसेज ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, एक तो पैसेज से ही। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? 76 का इसका शीर्षक होगा भीड़ में कवि। आप सब ध्यान से पैसेज को पढ़िएगा। ठीक है। भीड़ से मुक्त का उपाय क्या है? तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। आगे क्या है? 78 क्या है कि भीड़ किसके लिए रुकावट है? पैसेज में ये भी उत्तर इसका दिया गया है। तो किसके लिए रुकावट? मोटर में चलने वालों के लिए। ठीक है। और भीड़ का इस्तेमाल करके विरुद्ध किया जा सकता है, किसके विरुद्ध? तो 79 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो कौन करता है? सत्ताधारी लोग करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद है मैथ। ठीक है। तो मैथ आप सब स्वतः सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। आप सबको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और आप सब को सेशन कैसा लगा? 80 क्वेश्चन का सेट। ठीक है। तो आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक यू।